किसान भाइयों, आपको आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्म ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से बहुत हार्दिक नमस्कार। मैं आपको बकरी पालन से करोड़पति बने का पार्ट 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूं और निश्चित ही मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस विषय का भरपूर आनंद लेकर लाभ उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं जो बकरी पालन से जो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं बकरी पालन की, मैं बता रहा हूं कि बकरी प्राकृतिक स्वभाव से चराई मूलतः चराई का ही पशु है। चराई वाला पशु, इसके पालने में गाय भैंस के मुकाबले बहुत कम खर्च आता है। ये एक महत्वपूर्ण पशु है जिससे समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उसी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में हम ऐसी पद्धतियों को लाने जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो बकरी पालन कर, साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन कर अपनी आजीविका बड़ी सुगमता से चला सकते हैं। जो लोग सदियों से भेड़ बकरी पालन से जुड़े हुए हैं उनकी आय का एक प्रमुख स्रोत है। गांधी जी ने कहा था बकरी गरीब की गाय है, बकरी गरीब की गाय है। हम अंग्रेजी में साइंटिफिक रूप में कहते हैं गॉट इज पुअर मैन काउ, बट दिस टाइम गॉट इज नॉट पुअर मैन काउ। बकरी गरीबी की गाय नहीं रही है, इसे बड़े बड़े धनी लोग व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं और इसके पालन पर धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश में कि गाय के मीट को हिंदू नहीं खाते हैं, सुअर के मीट को मुस्लिम नहीं खाते हैं, लेकिन बकरी के मीट पर कोई भी धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। क्यों नहीं है कि इस पर लोग मुस्लिम भाई ईद के समय पर कुर्बानी देकर इसको अल्लाह को अपनी बलि देते हैं। हिंदू भाई भी देवी देवताओं को बकरी बकरों की, भेड़ों की और पशुओं की बलि देकर अपना ईश्वर को खुश करने में पूरी कामना करते हैं। और आपने खास तौर पर देखा होगा कि आज के देश की 1 से 3 करोड़ आबादी में निरंतर मीट खाने वालों की संख्या बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो ऐसे में उसके साथ साथ इसके मांस की डिमांड विदेशों में भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जब विदेशों में तेजी से बढ़ रही है और हमारे देश में नवयुवकों में भी इसकी नॉनवेज खाने की निरंतर वृद्धि हो रही है, तो हमें बकरी पालन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इन पद्धतियों की मैं जो बारे में बताने जा रहा हूँ, आज के समय में नए नए भवन निर्माणों की वजह से, जंगल की कटाई की वजह से भूमि दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है, तो बकरियों के लिए चारागाह की बहुत ही कमी होती जा रही है। ऐसे में हम आपको बताएं कि वैज्ञानिक तरीके से हम बकरी पालन करना चाहते हैं तो बकरी पालन की 3 पद्धतियां हैं, जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण पद्धति हैं। जैसे सघन पद्धति, अंग्रेजी में इंटेंसिव सिस्टम कहते हैं। नंबर 2 अर्ध सघन पद्धति, सेमी इंटेंसिव पद्धति कहते हैं। तीसरी है जो बिना खर्च वाली पद्धति है, एक्सटेंसिव, जिसे विस्तार रूप से कहते हैं। हम कहते हैं कि एक्सटेंसिव सिस्टम बिना किसी चारे दाने सप्लीमेंट्री पूरक आहार के बिना ही जो गरीब लोग पालते हैं वो मोस्टली इसी पद्धति से पालते हैं। मैं आपको आगे फार्म पर चल के बताता हूं कि इन पद्धतियों का क्या क्या लाभ है। आगे हमारा आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर प्रति माह एक ट्रेनिंग करता है। उसका मैं आपको बता दूं निकट भविष्य में मार्च में भी दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है जो 12 मार्च से 16 मार्च के बीच रहेगा। जिन भाइयों को वैज्ञानिक तरीके से जो बकरी पालन करना है वो हमारी वेबसाइट है आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर.com पर जाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आपको बता दूं भारत में CIRT के बाद अगर कोई सुप्रीम ट्रेनिंग सेंटर है तो आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। बाकी की जानकारी मैं आपको फार्म पर चलकर देता हूं। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो 3 पद्धतियां बता रहा था, सघन पद्धति, इस पद्धति में बकरियों को फार्म पर अथवा घर पर ही रखकर चारे दाने की व्यवस्था की जाती है। सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जैसे इसे हम जीरो ग्रेजिंग कहकर भी पुकार सकते हैं,
क्योंकि इसमें इस पद्धति में जंगल की अभाव होने के कारण ग्रेजिंग लैंड का अभाव होने के कारण चराने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसमें हम कहते हैं बकरी पालन सिस्टम की तुलना में इस विधि के अनुसार बकरी पालन करने वाले बकरियों से उनकी आनुवंशिक क्षमता का पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। आनुवंशिक क्षमता का मतलब हम एक फैमिली रजिस्टर इनका तैयार करते हैं, इसे लाइव स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। उसमें पूर्ण विवरण होता है, किस फैमिली से उसकी बकरी का रिकॉर्ड होता है कि उसकी माँ कितने बच्चे देती थी, उसका शारीरिक भार कितना था, उस बकरी का जो हस्बैंड था, बकरा था, उसका शारीरिक भार कैसा था, उसकी उच्च जनन क्षमता का उपयोग भरपूर किया जा सकता है। इस पद्धति की निम्न विशेषताएं भी हैं, जैसे चरागाह के बिना भी बकरी पालन संभव है। अगर हमारे पास बकरी चरागाह नहीं है तो हम उसका भी पूर्ण लाभ ले सकते हैं। कृषि एवं उद्योगों को जो बायो प्रोडक्ट होते हैं, उप उत्पाद होते हैं, उनके उपयोग की सर्वाधिक संभावना होती है। जैसे कृषि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और के काम नहीं आती, उन बकरी उसका खाकर पूरा उपयोग कर सकती है। इस सघन पद्धति में उच्च शारीरिक वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन की अपार संभावनाएं होती हैं। प्रति यूनिट भूमि से सर्वाधिक उत्पादन की क्षमता होती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट प्रतिकूल मौसम, मतलब अगर मौसम खराब भी है, क्योंकि ये चलने नहीं जा रहे हैं, तो इनको हम रखरखाव करके अच्छी तरह से पाल सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि जंगली जानवरों से ऐसी फार्म में कोई खतरा नहीं होता है। जब जंगल में चलने ही नहीं जाएगा, चरागाह में चलने ही नहीं जाएगा, तो जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं होता। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण को इससे कोई क्षति नहीं होती है। चरागाह में बकरी जाती है तो कुछ अच्छी क्वालिटी के पौधों को भी भक्षण कर जाती है, तो ऐसे में पर्यावरण का और जो हमारे घर पर बैठे हुए लोग हैं, परिवार का यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। जिन लोगों पर काम भी नहीं है, तो इस पद्धति में सघन पद्धति से बकरी पालन कर हम पूरे परिवार की आजीविका कर सकती है। इसमें पूंजी एवं श्रम की तुलनात्मक अधिक व्यय होने की चांस रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बकरियों में कभी कभी जब ये बकरियां चरागाह में चलने नहीं जाती हैं तो उनके खुर बढ़ जाते हैं। जब खुर बढ़ जाते हैं तो समय समय पर उनके खुरों में देख लेने चाहिए, और उनकी एक रूप कटरा आता है, उससे हमारे जो बकरी की देखरेख करने वाले भाई हैं उनको खुरों की कटिंग कर देनी चाहिए। शारीरिक भार के हिसाब से इसकी जो है बकरियों के आहार की जीवन रक्षक आहार की आवश्यकता शरीर भार के 2 से 3% के बराबर होती है। अगर कोई बकरी 30 किलो की है तो उसे हम 1 किलो तक चारा की आवश्यकता होती है। उसमें हरा चारा भी सम्मिलित है, उसमें सूखा चारा भी सम्मिलित है, उसमें दाना भी सम्मिलित है। मैं एक दाने की टेबल आपको दिखा रहा हूँ, दाना चारा, हरा सूखा चारा कितना कितना देना चाहिए। उसमें आप ये टेबल में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि दाना 200 ग्राम, हरा चारा 500 ग्राम, सूखा चारा 500 ग्राम, उसमें ड्राई मैटर क्या क्या होता है 185 ग्राम, 150 ग्राम, 475 ग्राम, कुल ड्राई मैटर से 810 ग्राम निश्चित तौर पर बकरी को मिलना चाहिए। सूखे चारे का प्राय कुछ भाग ऐसा होता है जो बकरियां नहीं खाती हैं, तो हमें कम से कम सूखा चारा जब डालते हैं या हरा चारा डालते हैं तो 20% अधिक डालना चाहिए। बिल्कुल नाप तौल के ऐसा मत डालिए कि हमें 800 ग्राम की आवश्यकता है तो 800 ग्राम ही डालें, तो बकरी भूखी रह सकती है। कम से कम 20% का मतलब हमें 1 किलो चारा 20% अधिक हरा हो या सूखा चारा हो उसे हमें डालना चाहिए। 3 माह के सुबह बच्चों को, जो बच्चे आपकी क्रॉप है, मैं अभी बच्चों में आपको लिए चलूँगा, हमारे यहाँ कितने अच्छे तरीके से हमारी फार्म पर देख रेख होती है। बच्चों को सुबह शाम दूध पिलाना अति आवश्यक है बच्चों को। और 10 दिन की आयु के उपरांत बच्चों को हरे चारे की कोमल पत्तियाँ, अगर कोई हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे छोकरा, ऐसे खेली भी कहते हैं, बबूल का है, और सारे खाने योग्य पौधे बकरियों के लिए होते हैं, उनकी सूखी हरी चारे पत्तियाँ डालनी चाहिए। और ये पत्तियाँ कब डालनी चाहिए, एक सैना नमक के डेले भी उनके चरही में रख देनी चाहिए। और ये पत्तियाँ दूध पिलाने के उपरांत 1 घंटे बाद देनी चाहिए कम से कम। तो 3 माह के आयु के बच्चों को, नर और मादा को सेक्स वाइज अलग अलग रख देना चाहिए। बहुत आवश्यक है कि दोनों का सेक्स वाइज
और एज वाइज डेकोरम मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। दूसरी पद्धति में आपको बता रहा था, अर्धसघन पद्धति, जिसे सेमी इंटेंसिव सिस्टम कहते हैं, फीडिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का उपयोग, ये सिस्टम सबसे लाभदायक है। इसमें क्या होता है, इस बकरी पालन की पद्धति परिस्थितियों के अनुकूल है। जब चारागाह की सुविधा केवल सीमित क्षेत्र में हो तो उसमें चारे की उपलब्धता भी आवश्यकता से कम हो, ऐसी दशा में चारागाह का उपयोग बकरियों को सीमित समय के लिए चराने के लिए किया जाता है, जिससे पूरे वर्ष की सुविधा बनी रहती है। इस तरह की बकरियों की आहार की पूर्ति सीमित चराई के साथ साथ उनको फार्म घर पर पूरक आहार का मीन्स सप्लीमेंट्री फीड, जैसे थोड़े समय के लिए हम जंगल में ले गए, वहाँ से 4 से 6 घंटे के लिए चराई के उपरांत यहाँ सूखा चारा, हरा चारा डालना चाहिए, जिससे उनके बॉडी मेंटेनेंस होता रहे और अच्छी प्रोडक्शन की गति बढ़ती रहे। इसमें हम जो मुख्य पॉइंट हैं, कुछ उचित प्रबंध द्वारा सीमित चारागाह का समुचित उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आपको 10 एकड़ का कोई चारागाह है तो उसके हम 2.5 एकड़ के 4 भाग बना देंगे। एक भाग में हम चराने भेजेंगे, फिर उसका सदुपयोग वो 3-3 महीने के लिए करेंगे। साल का हम चार्ट बना देंगे कि हम पर 10 एकड़ का अगर कोई चारागाह है तो 2.5 एकड़ में हम 3 महीने, अगले 3 महीने अगले 2.5 एकड़ में, अगले 3 महीने 2.5 एकड़ में, तो वर्ष भर उस चारागाह का सदुपयोग किया जा सकता है। उचित प्रबंध द्वारा सीमित चारागाह का समुचित उपयोग, कृषि एवं उद्योगों के जो उप उत्पादों का सीमित मात्रा में उपयोग, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट फेंक दी जाती हैं, बहुत सारे उद्योगों से फेंक दी जाती हैं। कृषि के बहुत सारे बायो प्रोडक्ट हैं, उनका भी हम सीमित उपयोग कर सकते हैं। शरीर भार में वृद्धि और उत्पादन की संतोषजनक दर होती है। इसमें क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बकरी पालक का जो व्यवसायिक बकरी पालन कर रहे हैं उनकी बचत भी होती है। जो 4-6 घंटे बकरी जंगल में चलने जाती है, उस पीरियड में हम जो फार्म पर रखकर खिलाने वाले थे उसकी भी बचत होती है। श्रम और पूंजी मैं जो कह रहा हूँ, जो पूरा घर परिवार उसमें लगा रहता है, उस पीरियड में उसकी जो हमारे पास लेबर कॉस्ट आती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो तीसरी में बता रहा था एक्सटेंसिव का क्या है कि उसमें बकरी केवल चराई पर ही निर्भर होती है। चराई पर निर्भर होती है। जब मैं कह रहा हूँ कि नए भवन निर्माणों के बनने के बाद, जंगलों की कटाई के उपरांत जब जगह चरागाह सिकुड़ते जा रहे हैं और हमारे पास चराई की जगह नहीं है, तो ये एक्सटेंसिव जो सिस्टम है आजकल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें बकरियों का शरीर भार अच्छी तरह से नहीं बढ़ता है, ग्रोथ रेट अच्छी नहीं आती है, बच्चों की देखरेख अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि बकरियां जब कमज़ोर होती हैं अच्छा दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, अच्छे मीट का उत्पादन नहीं हो पाता है। ऐसे में मैं आपको अपने बच्चों को दिखाता हूं कि किस तरह से हम मेंटेन करते हैं बच्चों को। जो है प्ले मैं आपको बता रहा था, बच्चा पैदा होने की आयु के 10 दिन बाद उन्हें कुछ डालना चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ फार्म पर इनको दाना डाला हुआ है, बच्चे उसको चाट रहे हैं, खा भी रहे हैं, उधर सूखा चारा भी हम डाले हुए हैं, उसको भी खा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की जो वृद्धि दर है, इनका जो ग्रोथ रेट है बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, इनमें बीमारी भी नहीं होगी। तो अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है मुझसे तो बेशक पूछ सकते हैं कि अगर आपको समझने में कोई कठिनाई आई हो तो आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि बच्चों को हम पैदा होने के कितने दिन तक दूध पिला सकते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चे के पैदा होने के 3 महीने तक दूध बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद उसके प्रिवेंटिव शुरू हो जाते हैं। क्यों कि उसे बच्चे का दूध 3 महीने तक पीने के साथ उसे माँ से ही इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि माँ वैक्सीनेटेड होती है, उसके प्रिवेंटिव शेड्यूल्स मेंटेन होते हैं। तो 3 महीने तक दूध जब पिलाया जाता है तो उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होती है, साथ में उसे कुछ चारा, हरा दाना सब मिलता रहता है। और 3 महीने बाद आप ये न करें कि दूध से जब अलग करते हैं तो उनको सेक्स वाइज भी अलग अलग कर देना चाहिए। मेल और फीमेल, नर और मादा को बिल्कुल अलग अलग समूहों में बांट देना चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ जाती है। सर हमें चारा कितने दिन बाद खिलाना चाहिए पैदा होने के बाद बच्चे को? देखिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चे की आयु 10 दिन के उपरांत उसे कोमल पेड़ की पौधियाँ जैसे खेतों में हम
गई है बर्फी में जो बहुत ही मुलायम हो, उनको डाल देना चाहिए, तो बच्चे चाटने लग जाते हैं और 15 दिन के तो खाने भी लग जाते हैं। तो ये सावधानी बरतने की बात है, जब ये खाने लग जाएंगे तो ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया इन पर अटैक नहीं करता है। किसान भाइयों मेरा ये भी निवेदन है कि जो हमारा वीडियो बकरी पालन से बने करोड़पति पार्ट 2, इसको आप अपने दोस्तों सहित, मेरा निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपके मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की जानकारी पहुंचे। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्म ट्रेनिंग सेंटर के इस वीडियो को आप पूरी तन्मयता से देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।